नमस्कार, मैं हूं विनय मिश्रा। आप देख रहे हैं HW न्यूज। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान भले न हुआ हो, लेकिन यूपी चुनावी रंग में ढलता जा रहा है। माहौल पूरी तरह से कह सकते हैं कि चुनावी हो चुका है। राजनीतिक दलों की ओर से बयानों, आरोपों और प्रत्यारोपों का सिलसिला जारी है। जनता को लुभाने के लिए जाति, धर्म, मंदिर, मस्जिद का भी खुलकर सहारा लिया जा रहा है। आने वाले दिनों में HW न्यूज की टीम उत्तर प्रदेश से जमीनी स्तर पर चुनाव को कवर करने के लिए यूपी पहुंचने वाली है। हमने यह भी तय किया है कि हम लगभग हर रोज उत्तर प्रदेश, पंजाब और अन्य राज्यों की विधानसभा चुनावों को लेकर कई नेताओं, राजनीतिक विश्लेषकों, उत्तर प्रदेश की राजनीति को लेकर गहरी समझ रखने वाले वरिष्ठ पत्रकारों के इंटरव्यू और उनके साथ बातचीत, चर्चा आपके लिए अपने चैनल के माध्यम से पेश करते रहेंगे। इसकी शुरुआत आज हम शीतल पी सिंह जी के साथ बातचीत के साथ करेंगे। शीतल जी के पास दशकों तक अलग अलग मीडिया हाउसेस के साथ पत्रकारिता का अनुभव है। शीतल जी पॉलिटिकल कमेंटेटर भी हैं। हो सकता है कि आपने शीतल जी को पहले भी किसी और चैनल पर उनके विचारों को व्यक्त करते हुए देखा होगा, लेकिन HW न्यूज पर यानी हमारे चैनल पर वे पहली बार अपीयर हो रहे हैं। शीतल जी से आज हम उत्तर प्रदेश की राजनीति पर चर्चा करेंगे। शीतल जी, आपका HW न्यूज के खास चुनावी प्रोग्राम मूड उत्तर प्रदेश में स्वागत है। सबसे पहले मेरा सवाल यही है, जो उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने दिया है मथुरा को लेकर, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जैसे केंद्र में सत्ता में आई और उसके बाद फिर राज्यों में, बहुत सारे राज्यों में आई और देश में सबसे बड़ी पार्टी बनी और फिर बाद में उनका जो कहना है कि वो दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी में बदल गए हैं सदस्यों की संख्या के अनुसार। उसमें जिस एक चीज की प्रमुख भूमिका है वो है सामुदायिक ध्रुवीकरण। और भारतीय जनता पार्टी अपनी राजनीति में शुरुआत वो किन्हीं बातों से भले ही करे, लेकिन हर चुनाव में हर जगह हम लोगों ने ये पाया है कि वो एक समय विशेष में सामुदायिक ध्रुवीकरण करने के प्रयासों को सबसे आगे ले आते हैं। और ये जो हो रहा है ये भी उत्तर प्रदेश में वही दिखा रहा है कि उत्तर प्रदेश का ये चुनाव जो 2022 में कहा जा रहा है कि खुद उनके गृह मंत्री द्वारा कहा गया है कि ये 2024 का जो केंद्र में होगा उसकी आधारशिला तैयार करेगा। यहाँ के चुनाव के नतीजे 2024 के चुनाव का फैसला करेंगे। तो इस चुनाव को जीतने के लिए जो उनके यहाँ प्रूवन एक तरीका है वो यही है कि वो सामुदायिक तौर पर ध्रुवीकृत कर दें, जिससे बहुमत आबादी जो है, जो हिंदुओं की है, वो उनको वोट करे। और जाहिर है कि अगर आप बहुमत को ध्रुवीकृत कर लेंगे तो आपको जीतने से कौन रोक सकता है चुनाव में। तो इस तरीके से उनको हमेशा फायदा मिला है और इसका फायदा लेने की वो पूरी कोशिश करने को तैयार है। और ये उसकी शुरुआत तो नहीं कहेंगे, इसके पहले योगी जी कई बातें ऐसी कह चुके हैं, अब्बा जान वगैरह, और कहते ही रहते हैं। जिन्ना वाले मामले को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट उठा के बड़ा करने की कोशिश की गई थी, रिपीट किया ही जाता है, चचा जान, अब्बा जान। कोई ऐसी चीज जिससे एक मुस्लिम पहचान कहीं से उससे जुड़ सके या पाकिस्तान का नाम आ सके या आतंकवाद का किसी तरह से नाम आ सके, वो भी मुस्लिम केंद्रित, तो उसी की बातचीत को ले जाते हैं। और चूंकि ये जो विवाद है मतलब अभी जो पैदा किया जा रहा है, उत्तर प्रदेश में 3 प्रमुख धर्मस्थल हिंदुओं के हैं और जिन तीनों पर वो पहले नारे लगाते रहे हैं, बाद में सुप्रीम कोर्ट में ये और सरकारों के बीच आपस में तय हो चुका था कि अब अयोध्या के प्रसंग के अलावा किसी और प्रसंग पर कोई बात नहीं होगी, सब यथास्थिति बनी रहेगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस बात को जानती है कि वो अपने कामों के बल पे चुनाव में नहीं जा सकती, तो इसलिए वो इन मुद्दों के बल पे चुनाव में जाने का खुला प्रयास करना शुरू कर रही है। जैसा कि आपने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो राम मंदिर है इसको छोड़ दिया जाए, तो बाकी और कोई धार्मिक स्थल हैं, जो दूसरे धार्मिक स्थल वहाँ पे पहले से मौजूद हैं, उनको मतलब उनको विध्वंस करके या फिर उनको वहाँ से हटा करके ऐसा कुछ नहीं किया जा सकता। तो सिर्फ और सिर्फ मतलब मथुरा में मंदिर बने नहीं बने इसको लेकर जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है वैसे तो नहीं बन सकता। तो आप मानते हैं कि यह सिर्फ और सिर्फ चुनाव के लिए किया जा रहा है? नहीं, अब इसमें कोई शक नहीं है किसी को, न कोर्ट्स को शक है और न किसी भी संजीदे आदमी को कोई शक होना चाहिए कि ये सिर्फ और सिर्फ चुनाव के लिए ही किया जा रहा है।
लेकिन चूंकि ये चुनाव जीतने के लिए और अपनी राजनीति को इस तरह से कायम रखने के लिए कानून कायदों की या सुप्रीम कोर्ट की या संविधान की बहुत परवाह करते हुए नहीं दिखते। हम बार बार ये पाते हैं कि बहुत बार संविधान की और फैसलों की अवहेलना इन लोगों के द्वारा की जाती है, जो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र या राज्य में सरकारें हैं, या उनके राजनेता हैं, या उनको समर्थन देने वाला राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है। और ये बात भी हमारे देश में एक एरिया से चलाई जाती रहती है बीच बीच में कि इस संविधान को बदला जाए और उसकी जगह दूसरा संविधान लाया जाए। ये भी बात कुछ लोग करते हैं। तो इसलिए हम सिर्फ इतने पर नहीं रह सकते कि कोर्ट ने क्या कहा है और सरकारों ने कोर्ट में क्या एफिडेविट दिए हैं, लेकिन ये जो प्रैक्टिस में करते हैं वो यही है, इसी कारण से सामुदायिकरण हो सके बहुमत का। मेरा सवाल आपसे ये है कि अभी जो पिछला इलेक्शन पश्चिम बंगाल में हुआ, पश्चिम बंगाल में भी ध्रुवीकरण की पूरी कोशिश की गई, लेकिन वहां पर यह हथकंडा काम नहीं आया। तो उत्तर प्रदेश के जो वास्तविक मुद्दे हैं, जैसे महंगाई है, पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ रहे हैं, किसानों को खाद नहीं मिल पा रहा है, एमएसपी की लड़ाई किसान लड़ रहे हैं, जातिगत जनगणना हो, पलायन हो, और भी बहुत सारे, जैसे कानून व्यवस्था का मुद्दा हो। तो इन मुद्दों पर जो अभी नया मुद्दा बनाया जा रहा है, जो मतलब कह सकते हैं कि ये लोगों के लिए असल मुद्दा नहीं है, लेकिन ये एक सूडो मुद्दा है, यह एक बनाया जा रहा है मुद्दा। तो इन मुद्दों पर जो बीजेपी एक मुद्दा बनाने जा रही है, एक माहौल के लिए बनाने जा रही है, तो कितना हावी रहेगा? देखिए, थोड़ा सा उसके लिए हमें तथ्यों को देखना होगा। पश्चिम बंगाल में ये कहना ठीक नहीं होगा कि उनका हथकंडा कारगर नहीं हुआ। पश्चिम बंगाल में जो आबादी का घनत्व है, उसके अनुसार जो करीब 70% 68 से, बल्कि 68 68-69% हिंदू है वहाँ। बीजेपी को 37% वोट मिला है वहाँ। तो बीजेपी को आधे से ज्यादा हिंदुओं का वोट बंगाल में भी मिला है। आप इसको जब इन तथ्यों के साथ देखेंगे, चूंकि वहाँ अकलियत की एक अच्छी तादाद है और ईसाई, सिख और मुस्लिम अल्पसंख्यक मिलकर 31% तक करीब हो जाते हैं, तो उसमें बीजेपी को सफलता कहीं नहीं मिलती, तो वहां भी नहीं मिलनी थी। उसकी वजह से बुनियाद बनी। और ये सच है कि वहां जो सरकार है ममता बनर्जी की, वो बंगाली स्वाभिमान के मुद्दे को खड़ा करने में कामयाब रही। और इस वजह से उसने एक हद तक, और फिर सरकार में होने के नाते, और उनका संगठन है, उसके बहुत सारे और भी कारक होते हैं, वो सारी चीजें मिलजुल के वो उस सफलता में बदली। उसको ठीक उस तरह से हम उत्तर प्रदेश में नहीं देख सकते। क्यों? उत्तर प्रदेश में तो दूसरी सरकार है, बीजेपी की खुद की सरकार है, और ये एक ऐसी सरकार है जिसने सबसे ज्यादा लोगों पे यूएपीए लगाया है, जिसने बहुत सारे और तरह तरह की ऐसी चीजें की हैं जिनको डिफरेंट कोर्ट्स में गलत कहा जाता है, और जिनको डिफरेंट अदालतों में गलत साबित पाया गया है, जिनको डिफरेंट ऐसे फोरम्स पे जो सामाजिक सवालों की स्क्रूटनी करते हैं, उन्होंने गलत पाया है। तो हम उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, और यहाँ सामुदायिक घनत्व उस तरह से नहीं है। यहाँ करीब 80% के आसपास हिंदू आबादी है। तो यहाँ अगर वो हिंदुओं के बहुमत में पहुंचते हैं, हालांकि उन्हें 39-40% ही वोट मिला था, यानी लगभग आधे हिंदुओं का वोट मिला था पिछले चुनाव में, जिससे वो इतनी सीटें पा गए। और बंगाल में तो आधे से ज्यादा मिला था। तो अगर बंगाल का नतीजा उत्तर प्रदेश में लागू होगा तो ये 350 सीट मिलेगी। तो इसलिए इसको स्पष्ट समझ लेना चाहिए। लेकिन जो स्थितियां हैं, शायद ऐसा ना हो। अब प्रचार तंत्र के बारे में मेरा सवाल आपसे है कि आपने देखा योगी सरकार अभी इलेक्शन कमीशन ने चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं किया है, आचार संहिता लागू नहीं हुआ है। कई अखबारों में हम विज्ञापन देखते हैं, इतने सारे विज्ञापन, कुछ विकास के विज्ञापन कहे जाते हैं कि इतना सारा विकास किया गया। विकास से कल के बयान पर आते हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी को, योगी आदित्यनाथ सरकार को विकास को पीछे छोड़कर मथुरा पर क्यों आना पड़ गया? देखिए, ऐसा है कि अभी भारत देश में लोकतंत्र चाहे चुनाव भर का ही बचा हो, लेकिन इतना तो है। और अब आज की दुनिया जिसमें हम लोग रह रहे हैं, इसमें जो कम्युनिकेशन के साधन है, जिसका एक हम और आप प्रयोग भी कर रहे हैं, ये दुनिया में हर सूचना को, वीडियो को, या किसी भी चीज को पलक झपकते दुनिया के किसी कोने से उस कोने पहुंचा देता है। तो अब जब किसी भी किस्म की गलती हो रही है समाज को चलाने में, या और भी तरह की,
वो दुनिया को पता लग जाती है, कोई चीज आप छुपा नहीं सकते। तो ऐसे दौर में एक चेहरा आपको दूसरा बना के रखना होता है और आप करते कुछ और। तो वो सारी बात एकदम ऐसी नहीं कह सकते कि वो सारा चुनाव जो है मथुरा पे लड़ लेंगे या काशी पे लड़ लेंगे। बीच बीच में कोई आदमी उसको छेड़ के भावनाओं को गर्म करने की कोशिश करेगा, या पूरे भाषण में से दो शब्द ऐसे बोल दिए जाएंगे जिससे वो इशारा उस तबके को पहुंच जाता है, या उसमें उस तरह की सरगोशी शुरू हो जाती है, या सोशल मीडिया के जरिए उसके तमाम प्लेटफॉर्म्स जो इनके नियंत्रण में है उसके जरिए चीजें फैलाई जाती हैं, इसमें सही दोनों ज्यादातर झूठी चीजें चलती हैं। तो उसके लिए ये सब प्रयोग किया जाता है, लेकिन बोलने के लिए तो विकास विकास बोलना पड़ता है। और इसीलिए बहुत सारे उद्घाटन हो रहे हैं इस समय बड़े बड़े, और उनमें सब में प्रधानमंत्री को बुलाया जा रहा है। तो प्रधानमंत्री के आने से एक तो रैली बहुत बड़ी हो जाती है, उसमें सरकारी साधनों का जब तक ये चुनाव आयोग अभी इसकी घोषणा नहीं करेगा तब तक ऐसा किया जा सकता है। हालांकि इसमें भी नैतिकता के बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन वो अलग है। तो अभी बहुत सारे उद्घाटन के नाम पर प्रधानमंत्री की रैलियां विभिन्न हिस्सों में उत्तर प्रदेश के करा ली जा रही, जिनमें लाखों लोगों को लाया जा रहा है, सरकारी खर्च पे सब हो जा रहा है, और उसमें विकास की बात की जाती है। इशारों इशारों में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करने के इशारे भी दे दिए जाते हैं। आपसे सवाल विपक्ष को लेकर अब है कि जनता को लुभाने के लिए योगी आदित्यनाथ सरकार की तरफ से बड़े-बड़े पोस्टर्स लगाए गए हैं कि मुफ्त वैक्सीन, मुफ्त राशन। अब तो ऐलान किया गया है कि टैबलेट और स्मार्टफ़ोन्स भी दिए जाएँगे। क्या जो विपक्ष की रणनीति है, मतलब जैसे अखिलेश यादव हैं, वो कई छोटे-छोटे दलों को साथ में लेकर जा रहे हैं, और जो लोगों के मुद्दे हैं, क्या एक तरफ से प्रचार किया जा रहा है कि फ्री में ये सब दिया जाएगा, और ये उनके जो असली मुद्दे हैं, महंगाई हो, बेरोजगारी हो, और फिर कह सकते हैं कि किसान की खाद की उनको नहीं मिल रहा वो समस्या हो, एमएसपी हो, और कानून व्यवस्था हो, तो ये सब मुद्दे को लेकर के लोगों को अपने साथ लाने में कामयाब होंगे? हमारे एक समस्या जरूर है कि जो विपक्षी दल हैं, और खासकर उत्तर भारत में जो विपक्षी दल हैं, जो एक समय विशेष की एक विशेष राजनीति की वजह से, पहचान के आंदोलन की वजह से पैदा हुए, और उन्होंने पिछड़ी जातियों में और दलित समाज में समाज को एक एक किया, और उनके आधार पर, और उसमें माइनॉरिटी के लोग जब जुड़ गए तो दोनों मिला जुला के कई जगह सत्ताएं उत्तर प्रदेश में, बिहार में वगैरह वगैरह बदली। और उन पार्टियों को भी जो केंद्रीय है हमारे देश में, भाजपा या कांग्रेस, उनको भी इन जातियों के बहुत सारे लोगों को आगे करना पड़ा, बड़े पद देने पड़े, ये सब हुआ इस देश में। लेकिन इन लोगों ने उसके बाद जो जरूरी काम थे वो काम नहीं किए। वो काम थे लोगों के लिए काम करने के काम। उनको उन सवालों पर, जिन सवालों के बल पे ये वोट मांगते हैं, उन सवालों पर उनको शिक्षित करने का काम, उनकी राजनीतिक गोलबंदी करने का काम। बल्कि उनकी जगह कुछ परिवारों ने बहुत सारे धन इकट्ठा कर लिए, और उसमें सब में उसको बचाने में फंस गए, और कुछ अपना ये रहा कि भाई अपनी जातियों के दूसरे उभरते नेताओं को काटने वाटने में, इस तरह के तिकड़मों में इन्होंने अपने समय का खर्च किया, और उसका हर्जाना आज देश को चुकाना पड़ रहा है। क्योंकि उस खाली जगह में भारतीय जनता पार्टी उन्हीं बातों को लेके भर गई कि ये परिवारवादी हैं, ये भ्रष्टाचारी हैं, ये जातिवादी हैं। तो इस सब के लिए रास्ता देने का काम इन दलों को, इसकी जिम्मेदारी इन पर है, आयद है। इन लोगों ने इस पूरे दौरान, जब भारतीय जनता पार्टी दो दो बार लोकसभा जीती और बहुत सारे राज्यों में जीती, उन सवालों पर, जो सवाल जरूरी थे समाज के लिए, जिनकी आप गिना रहे हैं, इन पर आंदोलन खड़े नहीं किए। आज इस देश में अगर ये जीत जाएंगे मान लीजिए, तो उसमें बहुत सारा जो बलिदान है उन किसानों का है, जो ठंड में, गर्मी में, बरसात में बॉर्डर पे बैठे रहे, अपने सवाल को उन्होंने खड़ा किया, जिनका इनसे कोई सीधा लेना देना नहीं था, लेकिन उनके आंदोलन का लाभ इनको मिल जाएगा। तो इस तरह की ये सब काम इनको करना चाहिए। अभी भी ये नहीं कर रहे हैं ऐसा। और अब चूंकि स्थितियां ऐसी हैं कि लोग बहुत बिलबिलाए हुए हैं महंगाई से, दूसरी चीजों से, उससे इनको लाभ हो सकता है, ऐसा लग भी रहा है कि लाभ हो रहा है, तो वो एक अलग चीज है। वरना इन सवाल पर अगर ये खड़े हुए होते जनता के साथ, जनता को उन्होंने गोलबंद किया होता, शिक्षित किया होता,
तो स्थितियां इससे बिल्कुल अलग होती हैं। और जहां ऐसा लोगों ने किया है, जैसे पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने एक हद तक संगठन वगैरह पर बहुत काम किया है, सरकार भी काम किया है, संगठन पर भी बहुत काम किया है, और उन दोनों को मिला जुला के और उसके साथ उसने मुकाबला किया, अकलियत साथ थी, उन्होंने चुनाव बहुत सफलता से जीत लिया। तो अगर ऐसा उत्तर प्रदेश वगैरह में पहले से किया जाता रहा होता, इन सवालों पर लोगों को लामबंद करने का सवाल, या आज भी उन पर लड़ाई की गई होती, तो चुनाव इतना कठिन न होता, जैसा, और हमें आपको ये बात न करनी पड़ रही होती, कुछ हम दूसरी बात कर रहे होते। विपक्ष को लेके ही कि एक पिछले चुनाव में जहां कांग्रेस और सपा ने साथ में मिलकर चुनाव लड़ा था, आज प्रियंका गांधी हैं, वो सपा और बसपा के खिलाफ बोलती हैं। तो आपको क्या लगता है कि जब ये आपस में ही लड़ेंगे, अगर इनके बीच में ऐसे इस तरह से बयानबाजी जारी रहा, तो जो फायदा भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिलना चाहिए था, अगर ये साथ होते, तो क्या इससे वह उन्हें मिलेगा? देखिए, अगर विपक्ष में जो आप कह रहे हैं ये सब रहता है, तो इसका नुकसान तो विपक्ष को ही होगा। इसका तो फायदा निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा भी, और वो इसका फायदा लेने का उनको पूरा हक है, वो बिल्कुल इसका फायदा लेंगे। लेकिन आज की जो परिस्थिति है, और जैसे चुनाव अभी हो रहे हैं देश में, उसमें ये होता है कि विपक्षी दल कुछ भी करे, जनता एक अलग तरह से फैसला करती है। जनता फिर बढ़ती नहीं है, जनता तय करती है कि अगर वो आजिज है किसी सरकार से, जैसा कि इस सरकार से महंगाई वगैरह से लेके वो निराश है बहुत, और जो इसने बहुत सारी बातें की थी उनमें चीजें नहीं हुई हैं उस तरह से, जो लोकल एडमिनिस्ट्रेटिव डिसिप्लिन है वो भी बहुत खराब है, आर्थिक हालत देश की बहुत खराब है, बेरोजगारी बहुत है। तो इस सब से जो नाराजगी पैदा हुई है, वो जो नाराजगी है वो अपना विकल्प खुद चुनती है। तो वो इन डिफरेंट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस में किसी एक को माला पहना देती है कि हम ममता बनर्जी के साथ चले जाएंगे, हम तेजस्वी के साथ चले जाएंगे, या उत्तर प्रदेश में जैसा लग रहा है अखिलेश के साथ चले जाएंगे। तो जनता अपना विकल्प ज्यादा अपनी मेहनत से ज्यादा चुन रही है, विपक्ष अपने को विकल्प चुनवाने में उस तरह से मेहनत करता नहीं दिखता। तो आप यह मानते हैं कि विपक्ष कहीं न कहीं उतना दमदार, उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है उत्तर प्रदेश में, जिसका फ़ायदा भारतीय जनता पार्टी को मिल सकता है? नहीं, इसमें तो कोई शक है ही नहीं कि मैंने पहले ही आपसे कहा कि विपक्ष ने अगर अपनी जिम्मेदारी निभाई होती, वो सारे सवाल जो आपने अभी कहे, ये सारे सवाल जमीन पे हैं। इसके अलावा पशुओं का एक बहुत बड़ा सवाल है कि आवारा पशु उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए बहुत बड़ी समस्या है, किसानों के लिए बहुत ज्यादा समस्याएं हैं उत्तर प्रदेश में, और उनको किसी भी फसल का मूल्य नहीं मिलता। जो भी कथित एमएसपी है वो 6% लोगों तक जाती है, बाकी सारे लोग औने पौने दाम में अपना सब कुछ जो भी पैदा होता है उसको बेचने को बाध्य है, और उनको लोग स्थानीय भ्रष्टाचार, पुलिस और अन्य के द्वारा सताए जाने की, सामंतवाद के जरिए सताए जाने की, उनके विरुद्ध, गरीबों के विरुद्ध वल्नरेबल सेक्शन सब हिंसा के शिकार हैं। आप तरह तरह की घटनाएं, हाथरस वगैरह आप पढ़ते ही रहते हैं, सुनते ही रहते हैं। ये सब समाज में चीजों को ठीक न रहने की वजह से हो रहा है। तो इन सब पर कहाँ कौन विपक्ष ने कब क्या किया? थोड़ा बहुत जब कोई घटना बड़ी हो जाती है तो फिर लोग वहां मेला लगाने लगते हैं, लेकिन ऐसी घटनाएं ना हो इसको लेके जो सामुदायिक शिक्षा और दूसरी राजनीतिक जिम्मेदारियां वो कौन पूरी करता है? तो आपको लगता है कि जैसा हुआ भी है कि एक आंदोलन नहीं खड़ा हुआ, जो ये मनमानियाँ करते गए मौजूदा सरकार है, लेकिन विपक्ष उतनी पुरज़ोर तरीके से उनके खिलाफ आवाज़ नहीं उठा पाया, लोगों की आवाज़ उठाने में वो नाकामयाब रहे हैं, जिसका फ़ायदा भारतीय जनता पार्टी को सीधे तौर पे मिल सकता है। सर, शुक्रिया, आप हमसे जुड़े, आप अपने विचार आपने हमसे साझा किया, बहुत-बहुत शुक्रिया। मूड उत्तर प्रदेश के इस कार्यक्रम में आपने सुना वरिष्ठ पत्रकार शीतल पी सिंह को। उनका मानना है कि जब भारतीय जनता पार्टी के पास कोई और हथकंडा नहीं बचता है, तब वह सांप्रदायिक ध्रुवीकरण पर उतर आते हैं, और कई चुनावों में उनको इसका फायदा भी मिलता है। वहीं उनका यह भी मानना है कि उत्तर प्रदेश में जनता के मुद्दों को विपक्ष उठाने में नाकामयाब रही है, जिसका फायदा सत्तारूढ़ पार्टी को मिलने की संभावना है। ऐसे ही बहुत से इंटरव्यूज हम आपके लिए रोज लाने की कोशिश करेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।